जय हिंद। रेशियो एनालिसिस के इस वीडियो में हम रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड कुछ शॉर्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हम देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन करंट एसेट्स और लायबिलिटीज ऑन करंट रेशियो। करंट रेशियो पर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में होने वाले चेंज का इफेक्ट ऑफ चेंज इन करंट एसेट्स और इन करंट लायबिलिटी ऑन करंट रेशियो। आइए कैसे हम ये जानते हैं कि करंट रेशियो इज इक्वल टू होता है करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। क्लियर है? चलिए, अब वो हमसे डिफरेंट एंगल से ये पूछ सकता है कि साहब अगर डेटर्स से पैसा कलेक्ट हो जाए तो बताइए करंट रेशियो इम्प्रूव होगा या नहीं होगा, कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। क्रेडिटर्स को पेमेंट हो जाता है, स्टॉक बेच देते हैं तो क्या होगा, कुछ पैसा हमारा बैड डेट हो जाता है तो करंट रेशियो पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अलग अलग एंगल से वो हमारे से करंट रेशियो पर इम्पैक्ट पूछ सकता है। तो देखो, इसका सिंपल सा तरीका क्या है। सिंपल सा तरीका हम प्रैक्टिकली होकर इसको ऐसे समझ लेंगे कि हम अपने मन में एक रेशियो एज्यूम कर लेंगे कि ये रेशियो फॉर एग्जांपल 2:1 है। फॉर एग्जांपल 2:1 है, तो 2:1 का मतलब हम ये मान लेंगे कि करंट एसेट्स आप 2 लाख की हैं और करंट लायबिलिटीज 1 लाख की है। और बहुत आराम से जिस भी चीज़ का इम्पैक्ट पूछेगा उस चीज़ के इम्पैक्ट को 2 लाख और 1 लाख में एडजस्ट करते हुए रेशियो पर इम्पैक्ट हम देखते चले जाएंगे। कैसे? जैसे कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर। पहला हमने एक एग्जांपल लिया कि अगर हमारा डेटर से कैश कलेक्ट हो जाए तो इसका हमारे करंट रेशियो पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैंने बताया कि हम ये एज्यूम कर ले रहे हैं कि हमारा करंट रेशियो 2:1 है। 2:1 का मतलब मैंने बताया 2 लाख रुपया अगर हम करंट एसेट मान लें और 1 लाख रुपया करंट लायबिलिटी मान लें। और अब देखें कि डेटर से कैश कलेक्ट हुआ है, तो आप एक जनरल एंट्री मन में बनाएंगे तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब कैश डेबिट टू डेटर करें तो कैश डेबिट टू डेटर करने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कैश डेबिट टू डेटर करने से हमारा कैश बढ़ जाएगा और डेटर्स कम हो जाएंगे। ये बाय चांस दोनों ही करंट हैं। फॉर एग्जांपल मैं मान लूँ कि मुझे डेटर से 20,000 रुपये मिले, तो 20,000 मेरा कैश बढ़ गया। तो 20,000 रुपये से कैश बढ़ जाता है और 20,000 रुपये से हमारे डेटर्स कम हो जाते हैं। मतलब करंट एसेट पे अल्टीमेट इफेक्ट कुछ नहीं आ रहा है। तो इस रेशियो पर कभी 2 लाख बाय 1 यानी कि 2:1, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा रेशियो पे। करंट रेशियो विल रिमेन सेम, क्योंकि जितने के डेटर्स कम हो रहे हैं उतना ही कैश इन हैंड बढ़ जा रहा है। अभी दूर से देखने पे हमें क्या लग रहा है, सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं कि साहब हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया। हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया। तो जब क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे, क्रेडिटर्स पेड फॉर एग्जांपल ₹50,000, 50,000 रुपये क्रेडिटर्स को पे कर दिया। अभी बाहर से देखने पे क्या लग रहा है कि क्रेडिटर डेबिट टू कैश, हमें लग रहा है क्रेडिटर डेबिट टू कैश हमारे से 50,000 रुपये चले गए। तो अभी जनरल इंप्रेशन क्या आ रहा है कि साहब कैश करंट एसेट है, 50,000 ऊपर से कम हो गए, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी में है, 50,000 नीचे से कम हो गए। तो जितनी फिगर ऊपर से गई है उतनी फिगर नीचे से गई है, तो रेशियो पे अनचेंज रहेगा। तो ऐसे नहीं हो रहा है, फिर इसको हमें देखना पड़ेगा। हमें पता है करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी करंट रेशियो है, और मैंने अभी एग्जांपल लिया हुआ है कि 2 लाख रुपए की करंट एसेट है और 1 लाख रुपए की करंट लायबिलिटी है। अभी क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं तो 50,000 कैश कम होने वाला है हमारे पास और 50,000 के क्रेडिटर्स कम होने वाले हैं। तो आप देखें ऊपर तो 1.5 लाख रह गया और नीचे 50,000 हो गया। तो ये रेशो
3:1 चला गया। जो 2:1 चल रहा था वो 3:1 चला गया, मैंने रेशो इम्प्रूव हो जा रहा। तो आप रटने की बजाय क्या कर सकते हैं, आराम से एक रेशो को मन में एज्यूम करके उसमें जो भी ट्रांजैक्शन हमें बताई जाएगी उस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट देख लेंगे और अल्टीमेटली बता देंगे रेशो घट रहा है कि बढ़ रहा है। आइए एक छोटा सा न्यूमेरिकल, शॉर्ट न्यूमेरिकल और ले रहे हैं। आपको गिवन है स्टॉक टर्नओवर रेशो 5 टाइम्स, आपको गिवन है टोटल सेल्स हमारी 2 लाख की है, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, जीपी रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जो है वो हमारा यहाँ पर गिवन है 25%, ये 25%। और पूछा जा रहा है कि साहब आप एवरेज स्टॉक बता दीजिए। तो जब इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं तो उसका सिंपल सी टेक्निक ये है कि जो भी रेशो इसमें गिवन है उन्हीं रेशो को हम एलोबरेट करना शुरू करेंगे, उन्हीं रेशोज पे हम काम करना शुरू करेंगे, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमारा आ जाएगा। जैसे अभी स्टॉक टर्नओवर रेशो गिवन है, मैं इसी स्टॉक टर्नओवर रेशो को लगा रहा हूँ। STR स्टॉक टर्नओवर रेशो का फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। अभी स्टॉक टर्नओवर रेशो 5 हमें गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं पता है मुझे, एवरेज स्टॉक नहीं पता है, बल्कि एवरेज स्टॉक तो मुझे निकालना है। तो मैं यहाँ से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लाऊंगा ढूंढ कर, और COGS या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम क्या कहते हैं, सेल्स में से GP को माइनस कर देते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। अभी सेल्स गिवन है 2 लाख रुपए की है, इस 2 लाख की सेल में से सेल का 25%, सेल्स का 25% हम GP रेशो निकालेंगे, तो 2 लाख का 25% 50,000 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर GP को 50,000 से घटा देंगे, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास 1,50,000 रुपये की आ जाएगी। तो बस अब आप 1,50,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ रख दें, और एवरेज स्टॉक आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से एवरेज स्टॉक विल बी 1,50 को 30,000 मेरे ख्याल आ जाएगा, है ना, 5 या 15, एवरेज स्टॉक 30,000 रुपये का आ जाएगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन MCQ वगैरह में जिस तरह से पूछे जाते हैं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और देखना है। ये कह रहा है कि इफ करंट रेशो इज 1, इफ current ratio is 1, then what will be the working capital? वर्किंग कैपिटल हमारी क्या होगी, कितनी होगी, ये पूछना चाह रहा है। तो सिंपल सी बात आप समझेंगे, करंट रेशो का मतलब होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, जी सर। और वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, बिल्कुल ठीक बात। तो अगर करंट रेशो 1 है तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी इक्वल रहे होंगे, तभी तो आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट एसेट इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी। जितनी करंट एसेट हैं उतनी ही करंट लायबिलिटी है, तो जितनी करंट एसेट है अगर उतनी ही करंट लायबिलिटी है, तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज जब बराबर हो जाएंगी तो वर्किंग कैपिटल हमारी नील बटे सन्नाटा हो जाएगी। एक शॉर्ट क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर। गिवन दैट डिविडेंड पर शेयर 100 रुपीज़ है और मार्केट प्राइस पर शेयर 1000 रुपीज़ है, तो आपसे पूछ रहा है डिविडेंड यील्ड रेशियो बताइए क्या होगा। डिविडेंड यील्ड रेशियो, मैंने जब इस फार्मूले को आपको बताया था तो ये बताया था कि डिविडेंड यील्ड मतलब जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है उसके अगेंस्ट कंपनी ने हमको कितना पैसा दिया है। मैंने इन्वेस्ट किया है तो मार्केट प्राइस पर इन्वेस्ट किया होगा,
उसके बदले हमें क्या मिला है, डिविडेंड। तो DPS अपॉन MPS इंटू 100 से हम डिविडेंड यील्ड रेशो यहाँ पर निकाल लेंगे। डिविडेंड पर शेयर है 100 रुपीज़, मार्केट प्राइस है 1000, इंटू 100 करेंगे तो हमारा डिविडेंड यील्ड 10% आ जाएगा। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। ये कहता है कि डिविडेंड पर शेयर 10 रुपीज़ है और अर्निंग पर शेयर 15 रुपीज़ है। तो आपसे पूछ रहा है डिविडेंड पे आउट रेशो बताइए क्या होगा। डिविडेंड पे आउट रेशो, देखो ये रेशो जो हम निकालना चाह रहे हैं इस पर कंसंट्रेट करेंगे कि ये क्या चाहता है। डिविडेंड पे आउट रेशो, डिविडेंड जो हमने पे किया है उसका रेशो पूछ रहा है। तो बट नेचुरल डिविडेंड कहाँ से दिया जाएगा, नॉर्मल कोर्स में डिविडेंड अर्निंग में से दिया जाता है। जितना पैसा हम अर्न करेंगे उसका कुछ परसेंट हम डिविडेंड बांट देंगे। तो वो यही जानना चाह रहे हैं कि हमने कितने परसेंट डिविडेंड बांटा है। तो डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, बिकॉज डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ अर्निंग। तो कितने परसेंट है इसको निकालेंगे। तो अर्निंग पर शेयर है हमारा 15 रुपये अर्न किया, 10 रुपया बांट दिया, तो भाई कितने परसेंट बांट दिया, तो 66% हमने बांट दिया इसमें। तो ये आपका 66.66% डिविडेंड पे आउट रेशो हो जाता है। कुछ एसेट्स के बारे में जिसमें कन्फ्यूज़न होता है उसके बारे में समझ रहे हैं। यहाँ पर हम जिन एसेट्स को डिस्कस कर रहे हैं उनमें दो चीज़ों को देख रहे हैं। एक फिक्टिशियस एसेट और दूसरा इंटेंजिबल एसेट। फिक्टिशियस का मतलब है कृत्रिम संपत्ति और इंटेंजिबल का मतलब है अमूर्त संपत्ति। देखिए जो हमारी फिक्स्ड एसेट होती हैं उन फिक्स्ड एसेट को ब्रॉडली हम दो हिस्सों में बांटते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल वो जिनको हिंदी में मूर्त संपत्ति कहते हैं। मूर्त का मतलब जिनकी कुछ मूर्त है, जैसे लैंड उसकी एक मूर्त है, बिल्डिंग उसकी एक मूर्त है, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, उन सब की एक फिजिकल एग्जिस्टेंस दिखाई देती है, इसलिए हम उनको टेंजिबल एसेट कहते हैं। जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं दिखाई देती उनको इंटेंजिबल एसेट कहते हैं। जैसे गुडविल हमारी एसेट है लेकिन उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं दिखाई देती। ऐसे ही पेटेंट, ऐसे ही कॉपीराइट, ऐसे ही फ्रेंचाइजी, ट्रेडमार्क, ये सब के सब हमारी इंटेंजिबल एसेट कहलाती है। फिक्टिशियस एसेट एक्चुअली कोई एसेट नहीं होती, ये हमारे कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस होते हैं। ये हमारे एक तरह के कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हमने बैलेंस शीट में दिखा दिया। जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अब एक लिमिट से ज़्यादा आप एक्सपेंस कर देते हैं और सारे के सारे खर्चों को एक साथ P&L में नहीं डाल सकते, तो हम उनको बैलेंस शीट में एसेट साइड में लगा देते हैं और उसका हर साल कुछ पार्ट P&L में राइट ऑफ करते रहते हैं। ऐसे ही आपके अंडरराइटिंग कमीशन, अगर आप शेयर बेचने के लिए बहुत सारी कमीशन पे कर रहे हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंस होने की वजह से एक साथ P&L में ना डालकर उसको बैलेंस शीट में रख देते हैं और उसका धीरे धीरे उसको राइट ऑफ करते चले जाते हैं। और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, इस तरह के एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारे फिक्टिशियस एसेट कहलाते हैं।